नमस्कार। कक्षा 12वीं विषय हिंदी। इस पाठ्यक्रम में जो 6ठे नंबर का पाठ है घर, जिसके लेखक का नाम है भोला भाई पटेल। तो आज हम हिंदी शिक्षक DL रावत 12वीं कक्षा में हिंदी विषय में 6ठा पाठ जो है घर, जिसके लेखक है भोला भाई पटेल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम लेखक का जो जन्म था 1934 में और निधन 2012 में हुआ था। तो लेखक मूलतः गुजराती के बहुत बड़े साहित्यकार माने जाते हैं। उनका जन्म महसाणा गुजरात में पास में एक छोटा सा गांव है सोजा नामक गांव, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। वे बनारस यूनिवर्सिटी से हिंदी, संस्कृत और प्राचीन भारतीय संस्कृति से वो BA की उपाधि उनको प्राप्त हुई थी और गुजरात यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के वे प्रोफेसर भी रहे थे। भोला भाई की मूल जो रचनाएं हैं हिंदी में अधूना, विदिशा, कांचनजंगा, अज्ञे एक अध्ययन, ये इनकी हिंदी रचनाएं और इनकी रचनाओं के कारण इनको अनेक सम्मान भी मिले, जैसे कि गुजराती साहित्य सभा की ओर से रणजीत राम सुवर्णचंद्र और हिंदी साहित्य सेमी सम्मान का भी इनको श्री स्वामी सच्चिदानंद सम्मान मिला है और साथ में भारत सरकार का बहुत बड़ा पुरस्कार पद्मश्री ये भी इनको मिला है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भोला भाई पटेल गुजरात के साथ साथ हिंदी भाषा में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ पर ये जो पाठ है घर, तो लेखक ने इस निबंध में घर किसे कहते हैं, तो घर का मतलब जहाँ केवल ईंट, पत्थर या माटी ये सब मिलाकर बनता है उसे हम घर नहीं कहते, वो मकान होता है। लेकिन घर उसे कहा जाता है जहाँ पर परिवार के लोग प्यार, मोहब्बत और भाईचारे से रहते हो, जहाँ पर सुख दुख एक साथ में बांट कर जीते हो, जहाँ पर एक दूसरे के साथ सम्मान और सद्भाव होने की भावना हो, वही घर कहा जाता है। तो लेखक ने इस पाठ में घर, चाहे वो छोटा सा हो, खपरेल का हो, बहुत ही छोटा सा हो, लेकिन वहाँ पर भी जहाँ प्रेम हो, सम्मान हो, इज्जत हो, बुज़ुर्गों की यादें हो, नए छोटे छोटे बच्चों के जन्म की किलकारियाँ हो, वो घर छोटा होने के बावजूद जिस घर में यादें जुड़ी होती है वो घर वास्तव में अनमोल होता है। और वही बात लेखक ने इस पाठ में बताना चाहा है। लेखक का ये मानना था कि वो शहर में स्थायी हो गए थे और इसलिए उनके गांव में अपना जो मकान था वो ये सोच रहे थे कि जब यहाँ आना होता ही नहीं है, फिर उनके आसपास के जो पड़ोसी लोग थे वे लोग भी अब नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में जब अनजाने परिवार के लोग हो, अनजाने पड़ोसी हो, वहाँ पर शहर से गांव में जाना लगभग कम होता हो, घर बहुत ही जर्जरित अवस्था में हो और वहाँ पर जाना होता भी नहीं है और अच्छे दाम भी मिल सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में घर को बेच देना मुनासिब है। इसलिए सब लोगों ने, भाइयों ने और माँ ने मिलकर ये तय किया कि घर आखिर में अगर अच्छे दाम मिलते हैं तो बेच दिया जाए। इसके लिए उन्होंने अपने गांव में जो एक अच्छे रिश्तेदार या दोस्त थे जो मकान बिकवाने में मदद रूप होने वाले, उनसे भी बात हो गई है और उस व्यक्ति ने एक अच्छे ग्राहक को भी जो मकान खरीदने के लिए तैयार है, उस ग्राहक से भी बात हो गई है। ये सारा कुछ तय होने के बावजूद लेखक ने यहाँ पर अपने घर पर जब बेचने की बात अपने परिवार में अपनी माता से की और माता का अंत में जिस प्रकार से वो भावुक होकर जो बयान देती है, उससे लेखक को लगता है कि ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि उनकी माता का ये मानना है कि ये घर वही घर है जहाँ पर उनके भी सास ससुर ने जिस घर को बनाया था और स्वयं और उसके पति मतलब लेखक के माता पिता ने, दोनों ने स्वयं ईंट, मिट्टी, पानी ये सब उठाकर आसपास से खुद मजदूरी करके ये मकान को घर बनाया था, जहाँ पर बुज़ुर्गों के गुजरने की यादें, जिसमें स्वयं भी ब्याह कर पहली बार इसी घर में आई थी, साथ में उन सारे बच्चों का जन्म भी इसी घर में हुआ था और साथ में उन बच्चों का ब्याह, उनकी शादी भी इसी घर में हुई थी। मतलब कि दाम्पत्य जीवन की शुरुआत भी कम से कम 3 पीढ़ियों की इसी घर में हुई थी। इसलिए माँ ने इस पुरानी घटनाओं को याद करके ये लगता है घर नहीं बेचना चाहिए और इस स्थिति को जानकर और समझकर लेखक को भी ये लगता है कि हमें घर नहीं बेचना है। और यही बातें लेखक ने यहाँ पर मकान केवल दीवारों और छप्परेल वाला या ईंट पत्थरों से जोड़ा हुआ वो केवल मकान मकान में होता है, लेकिन जहाँ पर यादें हो, स्मृतियाँ हो, संस्मरण हो,
उसे हम जहाँ पर प्यार सम्मान सद्भावना से जहाँ बनता है हम घर उसे ही कहते हैं, जहाँ पर पूरा परिवार एक साथ में बैठकर अपने जीवन की अच्छे बुरे प्रसंगों को दौर से गुजरते हैं, वे सारी यादें जिस घर में पनपती है उसे ही हम घर कहते हैं। अब लेखक ने इस पाठ में जिस प्रकार से बातें की है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो लेखक का जो घर है वो गांव में है। लेखक स्वयं गांव से शहर में स्थायी होने के बाद लगभग बंद रहने वाले अपने छोटे से गांव के पुश्तैनी घर को बेच देने का विचार आया है। और जिस मोहल्ले में लेखक का घर था वहाँ जो पुराने पड़ोसी रहते थे वे लोग भी अब शहर में चले गए और अधिकतर लोगों का अपने पुराने घर लगभग बेच के चले गए थे। मतलब कि उस गांव में जितने भी लेखक के माँ बाप के साथ में जो लोग रहते थे वे तमाम लोग जो पड़ोस में रहते थे उन लोगों ने अपने अपने मकान गांव में बेच दिए थे और लगभग तमाम लोग शहर में स्थायी हो गए थे। ऐसी स्थिति में और दूसरा कारण कि उनके पड़ोस में जो नए पड़ोसी आए थे उनसे लेखक का या उसके परिवार का कोई आदान प्रदान या कोई व्यवहार नहीं था। अब ऐसी स्थिति में घर को बेचना मुनासिब माना था और इसलिए सब ने ये तय किया कि घर बेच दिया जाए और उनका यहाँ पर आना अक्सर शादी मृत्यु जैसे या कुछ सामाजिक रीति रिवाज हो तभी आना होता है और वो भी कुछ दिनों तक ही आना होता है। और ऐसी स्थिति में जब सभी लोग अनजाने हो, जो पुराने लोग जो पड़ोस में रहते थे, जब वो कोई है ही नहीं, ऐसी स्थिति में घर को बेचना और सबसे बड़ी बात उसके ग्राहक के रूप में भी एक अच्छा खरीदार भी मिल गया है। ऐसी स्थिति में घर बेचना बहुत ही अच्छा सौदा था, ये तय भी हो जाता है। बंद रहने के कारण पुराना घर और जर्जरित हो गया था, क्योंकि घर अक्सर बंद रहा करता था इसलिए जर्जरित हो गया था। चौमासे में तो अधिकतर घर में पानी छप्रेल से नीचे चूता रहता था और दीवार भी लगभग गिरने को आई थी। डूले खुले ढालान एवं आंगन के कूड़े का ढेर लग गया था और ऐसी स्थिति में बूढ़ी जो माँ थी उनसे सबसे पहले पूछकर उनकी अनुमति ले गई कि घर को बेच दिया जाए और योग्य ग्राहक मिलने पर तय ये हुआ कि घर बेच दिया जाए। लेखक ने माँ से मंजूरी लेने के बाद अपने गांव में अपने दोस्त से जो कुशल था मकान बेचने में उनसे बात भी हो गई और सिफारिश भी की गई और अच्छा ऑफर मिला तो घर बेच दिया जाएगा ऐसा तय भी हुआ, ग्राहक भी मिला। परंतु उसी क्षण लेखक के मन में अपने घर के विषय में एक पीड़ा अचानक जाग उठती है, क्योंकि बार बार मन को व्यग्र करता था। विचार आने लगते थे कि पुश्तैनी घर को आखिर बेचा जाए तो क्यों बेचा जाए। जिस घर में 3 से 4 पीढ़ी जिस घर को बनाने में मजदूरी की है, मेहनत की है, जिस चाव प्यार और मोहब्बत से पुरुषार्थ से इस मकान को घर बनाया हो, तो क्या इस घर को बेचा जाए, जिस घर को स्वयं उसके पिता ने ईंट का पक्का मकान बनवाया था, जहाँ पर सभी सदस्यों ने लगभग अपनी अपनी तरफ से मजदूरी की थी। पिता ने तो स्वयं अपनी बैलगाड़ी में ईंटें भी लाई थी, चिनाई के लिए गाँव में जो आंबा तालाब था वहाँ से चिकनी माटी स्वयं खोद कर लाए थे। माँ ने तो शहतीर तक गारे के तसले भी चढ़ाए थे। ऐसी स्थिति में क्या अच्छे दाम मिलने पर क्या मकान या घर बेच दिया जाए। मैं अपने लड़कों के जब नए मकान बनने लगे तब उनके मकान वेतनभोगी सुपरवाइजरों को देख रेख में मजदूरों के द्वारा बनते देखकर मन में थोड़ा खुश भी होता था कि पिताजी और माँ ने अनेक बार गांव को तो कैसे स्वयं मेहनत करके, लेखक स्वयं जब अपने बच्चों को जब शहर में सुपरवाइजर या काम करने वाले जो बिल्डर लोग होते उनकी निगरानी में जब घर बनते हुए देखा तो, और दूसरी तरफ जब अपने घर में जब गांव के विषय में जब सोचा तो वहाँ पर तो उनके माता पिता ने स्वयं अपनी निगरानी में बहुत प्रेम से, बड़े ही आदर से और मेहनत करके पुरुषार्थ करके घर बनाया था। तो लेखक भावुक हो जाते और इसी घर में ही इन सभी भाई बंधुओं का जन्म हुआ था। तो लेखक जब घर बेचने का तय हो जाता है तो सब अपने अपने भूतकाल में जब खो जाते हैं तो ये वो सोचते हैं कि ये वही घर है जिस घर में सबका जन्म हुआ था और सब ने बचपन से लेकर लगभग तमाम बच्चों की शादी भी इसी घर में हुई थी। और जीवन में अनेक ऐसे उतार चढ़ाव आए थे, अच्छे बुरे जो प्रसंग आए थे वो सारे के सारे प्रसंग या अवसर इसी घर के आंगन में, इसी घर की 4 दीवारी में इन्होंने बिताए थे। घर के आंगन में हम लोग कैसे खेलते थे, उनको ये सारी बातें याद आती थी
और साथ में आंगन को पार करके कैसे ठेला लगाकर गाँव का पाठशाला में पढ़ने जाया करते थे। साथ में एक दिन उसी आंगन में दूर पर गांव में रहने के लिए आए, एक दिन उसी आंगन में पार करके शहर में जाकर बसे। तो ये वही गांव है जिस गांव में जन्म से लेकर बड़े होने तक या इतने वो पढ़े कि वो शहर में जाकर बस पाए थे। तो लेखक का यह मानना था कि हमारी पढ़ाई इसी गांव में हुई, परवरिश भी वही हुई, और ये घर ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर प्रेम और सद्भाव और एक भरोसा मिला, जिसने हमें इस छोटे से गांव से लेकर शहर में एक बहुत बड़ा इज्जतदार होने का सम्मान दिया है। वो सब कुछ इसी घर की वजह से है। साथ में वो भी माना है कि भले शहर में बोलने वाले या रहने वाले बड़े बड़े लोग हो, लेकिन फिर भी गांव में जो एक दूसरे के साथ जो एक रिश्ते होते वास्तव में बहुत ही सुंदर और उत्तम प्रकार के होते हैं। अब लेखक ये सोचते हैं कि आखिर में इस घर को बेचे तो क्यों बेचे, और इसी दालन में मेरी दादी फिर मेरे दादा उनकी मृत्यु गोबर से लीप कर उन्हें सुला कर पूछा। तो लेखक ने यहाँ पर अपने परिवार में जो जो सदस्य उनके बुजुर्गों के मरने की यादें भी थी, किस प्रकार से मरे थे उनकी यादें भी वहाँ पर जुड़ी हुई थी। साथ में घर के दोनों ओर दूसरे घर है, एक घर हमारे एकदम निकट का साथी का है, वो भी बंद रहा करता है, और जो मेरे साथ लेखक कहते हैं वो शहर में आए, और वो भी पत्नी की मृत्यु होने के बाद वो अहमदाबाद में स्थायी हुए। तो उनका भी घर लगभग बंद रहा करता था। साथ में तोंद वाले बारोट जी सोया करते थे। कहने का मतलब ये है कि उस गांव में जितने भी लोग जो पुराने थे वो लगभग तमाम यहाँ से अपने अपने घर बेचकर चले गए हैं, और वो लगभग शहर में स्थायी हो गए। ऐसी स्थिति में इस गांव में जब अपना कोई है भी नहीं और पड़ोसी भी है वो भी तो नए आ गए हैं और अच्छे दाम भी मिल गए हैं, मिलने वाले हैं, तो घर क्यों न बेचा जाए, इसकी उधेड़-बुन में, उसकी चिंता में सोचते हैं। अब समय बदल चुका है, फिर भी लगता है कि हम अपना घर क्यों बेचें, पुराना है तो ठीक है, पुश्तैनी तो है, 4 दीवार या छप्पर वाला कोई घर मकान नहीं है। मकान पैसों से खरीदा जा सकता है, बनवाया जा सकता है, पैसे लेकर बेचा जा सकता है, परंतु घर, देखिए यहाँ पर लेखक ने घर और मकान के बीच का अंतर समझा है कि मकान का मतलब जहाँ पर आप पैसे देकर ईंट पत्थरों से जुड़ा हुआ जो होता है वो मकान होता है, लेकिन जहाँ पर प्रेम होता है, सम्मान होता है, अच्छे बुरे प्रसंगों की जहाँ पर यादें होती है, परिवार एक साथ में मिलकर हंसी खुशी और प्रसन्न जहाँ पर मना दिए, घर उसे ही कहा जाता है। तो घर एक केवल घर न होकर एक भावना है, एक रिश्तों की बुनियाद है। इसलिए घर न होने पर घर की भावना अच्छी है और सिर्फ पैसे से खरीदा या बनवाया नहीं जा सकता, और इसलिए लगने लगा कि घर भले ही पुराना हो, जीर्ण भले ही हो गया हो, लेकिन हमें बेचना नहीं है। लेकिन दूसरी ओर मन ये भी सोचता है कि क्या गांव में जब जाना हो ही नहीं रहा है, और दूसरा जब अच्छे से अच्छे दाम मिल गए तो ये घर बेचकर उसमें से जो भी पैसे मिलेंगे उसकी फिक्स डिपॉजिट में भी तो रखे। अंत में निश्चय ये हुआ कि घर बेच दिया जाए, परंतु हम सब भाइयों ने एक बार सपरिवार अपने उस घर में रहने के लिए सोचा, और माँ के साथ कुछ समय तक लेखक गांव में उस पुराने घर में रहने के लिए आते हैं, क्योंकि लेखक लंबे समय के बाद ये घर खुला था। देखते देखते छोटे बड़े परिवारजनों से वह घर जो सूना अब तक पड़ा हुआ था वो गूंजने लगा, जैसे किलकारियाँ करने लगा। और इस अवसर पर एक नगरवासी मित्र को भी गांव के इस घर को देखने के लिए साथ में ले गया गया था, और उन्होंने भी इस घर को खरीदने के बारे में तय भी किया था। सबको प्रसन्नता भी हुई, परंतु अब घर की प्रत्येक दीवार मुझे उलाहना देने लगी। जब घर बेचने का तय हो गया, निश्चय हो गया, तब लेखक ने जब घर की दीवारों की ओर देखा तो उलाहने का मतलब एक उपालम देना, उनको कटाक्ष में कुछ कहना, और वो कहना कि हमेशा दालान में जहाँ बैठा करता था, जहाँ पर बैठ कर वो पहली बार कह कर मतलब कक्का गुजराती में जिसको कहते वो, जहाँ पर बैठ कर छुट्टियों में उच्च शिक्षा के ग्रंथ पढ़ता था, ये सारी जगह ये भीत से देख लेते ही अंदर से मुझे हिला दी। तो लेखक ने जहाँ जैसे अपनी दीवार के बारे में, अपने घर के बारे में सोचा, तो जैसे कि दीवार स्वयं मुझसे सवाल पूछे कि क्या तुम बड़े होकर, इतने रुपये वाले होकर क्या मुझे भूल गए हो, जिसकी पास रहकर तुमने बचपन से लेकर अभी तक तुम आज जो भी बने हो वो मेरे पास में या मेरे होने से तुम हो, तो आज बेचने के बारे में आखिर क्यों सोचा जा रहा है।
अब लेखक के मन में बहुत से सवाल खड़े हो गए थे। लेखक ने मुड़कर पीछे भी देखा और जैसे कि दीवार कह रही हो, एक तो इतने दिन बाद आए हो और बस अब हमेशा के लिए, जैसे कि दीवार स्वयं लेखक से कह रही हो कि एक तो तुम बहुत सालों बाद यहाँ पर आए हो और फिर आए भी हो तो कैसे आए हो, मुझे बेचने के लिए, वो भी फिर जब जाओगे तो हमेशा के लिए जाओगे, फिर तुम दोबारा कभी नहीं आओगे। लेखक कहते मैं व्यग्र हो गया, चिंतित हो गया, दुखी हो गया, आंगन में खाट बिछाकर बैठ गया। अब वहाँ खाली नाद थी, खूंट थे, परंतु डोर डाकर अब नहीं थे। पहले तो वहाँ पर जानवर भी बांधे जाते थे, लेकिन अब वो नहीं है। मैं एकदम खड़ा हो गया, शून्य आंखों में भरा हुआ आंगन देखता है। तो अब लेखक आज वर्तमान समय में देखा जाए तो वहाँ पर ना ना जानवर है, ना वहाँ लगे खीले हैं, केवल एक खपरेल का पुराना जर्जरित घर, मकान या जो भी जगह जो पुरानी है वही है। लेकिन ये सारी चीज़ें जैसे कि लेखक को आज सजीव होकर उनसे कुछ कह रही हो, कुछ पूछ रही हो कि भैया ये बेचने का आखिर तुमने क्यों तय किया है, और रह रहकर लेखक को कचोट रहा हो, उसे रुला रहा हो। और ऐसी स्थिति में लेखक का स्वयं उनका गला भी अब रूंध जाते हैं। लेखक ने घर के अंदर के कमरे में गया। अब लेखक एक के बाद बरामदा, फिर अंदर के घर में और सारी दीवारों सारे कमरों में जाकर जो जर्जरित था वहाँ पर जाकर जैसे हर एक दीवार से, हर एक कोने से लेखक बात कर रहे हो ऐसा नज़र आता है। अब वो अंदर के कमरे में चले जाते जो बंद था, जर्जरित था, लेकिन फिर भी आज लेखक ने जब बहुत सालों बाद देखा तो जैसे वो मुखर रहा हो, लेखक को देखकर जैसे कि बहुत प्रसन्न हो रहा हो ऐसे नज़र आता है। पिछली दीवार की एक जात वालों ने थोड़ा प्रकाश भी आ रहा था। एक समय वह कमरा अनाज भरने के लिए कोठियों के रूप में काम करता था। ये वही कमरा है जहाँ पर घर में जब 12 महीने का जो अनाज भरा जाता है या सीजन में जो भी अनाज तैयार करके बोरियों में भरा जाता है, ये वही गोदाम वाली जगह है। ये सब तो कब का निकाल दिया था, परंतु अभी भी कोने में दही भिगोने का वह मटका और खूंटी पर बड़ी रई लटकी हुई थी। मैं यहाँ जन्मा था, मेरी संतान भी। अब लेखक को अंदर का कमरा देखने के बाद उनको वो सारी बातें, पुरानी बातें थी, वो सभी याद आती है कि जहाँ पर लेखक स्वयं भी जन्मे थे, उनका ब्याह भी हुआ था, उनकी अपनी संतानों का जन्म भी वहीं पर हुआ था। फिर लेखक बीच के खंड में आते और लेखक और उनका परिवार जहाँ पर खाना खाता था, लेखक वहाँ भी चले गए। फिर दालन में आते, वहाँ पर जाकर देखा तो माँ अकेली बैठी है, गुमसुम बैठी है, कुछ सोच रही है। अब सब समय इधर उधर है। लेखक के मैं देखता हूँ तो बूढ़ी माँ दालन में बैठी बैठी रो रही है। वैसे तो माँ दिखाई देता है बहुत कम है, सुन भी कम 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 ही सुनाई देता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो ये भी मानते कि माँ शायद अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगी। फिर भी माता की जो स्थिति है उसे देखकर लेखक उनके पास में जाकर पूछते कि ये क्या हुआ माँ, तुम क्यों रो क्यों रही हो। और माँ जोर से रो पड़ी और कहा, एक ही वाक्य बोला, यह घर में। लेखक ने ये सुना कि माँ बहुत कुछ कहना चाहती, बस इतना ही वह बोली और फिर आंसू और हिचकियाँ लेकर वो बीच में कुछ भी ना बोल पाए। ये पिताजी के अवसान के समय जितना रोई थी उससे भी कई गुना ज़्यादा शायद इस घर को बेचने की बात को सुनकर वो रो रही थी। और माँ ने फिर रोते हुए स्वर में कहा कि जब तक मैं जी रही हूँ बेटे उसे मत निकालो, मैं अब कुछ दिनों ही को तो मेहमान, फिर तुम लोग जो चाहो वो करो, लेकिन फिलहाल इस घर को बेचने के बारे में न सोचो। मेरे मृत्यु के बाद आपको जो भी लगता है आप उचित निर्णय कीजिए, कम से कम अभी उसे बेचने के बारे में मत सोचिए। परंतु माँ तूने ही तो कहा था। लेखक ने ये भी कहा, जैसे आपने पहले भी कहा था, कि पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर ये तय किया था और बाद में निश्चय किया था कि घर बेचा जाए, तो फिर अब क्यों। लेखक पूछते भी है कि माँ आपने ही तो कहा था। तो माँ जवाब देती है कहा होगा, परंतु वापस आने के बाद देखिए, जब शहर में ये सारी बातें हुई थी तो माँ ने हाँ तो कह दिया था बेचने को, लेकिन जब वो गांव आए, गांव की उस मिट्टी में आए, उस घर में हर कमरे में, हर कोने में, बरामदे में जब देखा और अनुभव किया, तो माँ को लगता है कि हम घर नहीं बेचेंगे। और माँ ने ये भी बोल दिया कि मैंने जो भी कहा होगा, लेकिन अब यहाँ पर वापस आने के बाद मैंने ये घर में जो कुछ देखा, तो मैंने ये तय किया है कि घर जब तक मैं जीवित हूँ नहीं बेचा जाएगा। उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। माँ को रोता देखकर लेखक को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन साथ में आनंद भी ये हुआ कि माँ का हृदय आज भी इस पुराने खपरेल के
जर्जरित घर में आज भी उतना ही रम रहा है, उतना ही वो भावने से भरा हुआ ये घर है। और माँ का जुड़ाव आज भी उस घर में, जहाँ पर उनके पति और मतलब कि लेखक के पिताजी और उनके बुजुर्गों की यादों को माँ ने आज भी यादों के रूप में संजो कर रखा है। इस बात को देखकर लेखक बड़े प्रसन्न भी होते हैं और माँ को आज भी ऐसे घर में एक जीवन की रुचि भी है। उस घटना को माँ के द्वारा सुनकर प्रसन्न भी होते। हम तो ये मान बैठे थे कि अब माँ तो दिन की रही, लेकिन यहाँ पर लेखक को लगा कि माँ शायद कुछ दिनों की मेहमान थी, लेकिन इस घर में आने के बाद, अपने खुद के घर में आने के बाद माँ को घर के प्रति, जीवन के प्रति जो ये गहरा राग, ये जो सद्भाव, जो प्रेम और भावुकता जो देखी, लेखक को बड़ी प्रसन्नता हुई। और घर निकाल देने की बात को लेकर मन में अंदर ही अंदर एक अपराध बोध होने लगा। फिर लेखक ने माँ की बात को सुनकर और माँ के जवाब को सुनकर लेखक स्वयं खुद के ऊपर जैसे चिढ़ने लगे और उनको दुख भी हुआ, अंदर ही अंदर एक अपराध बोध भी होने लगा कि अब घर के सभी सहमति से, भले ही हमने घर बेचने के बारे में बात की, इकरारनामा भी शायद हो गया था, लेकिन फिर भी अब ये तय हुआ कि घर नहीं बेचा जाएगा। तो यहाँ पर लेखक के जो छोटे भाई है, वो खरीदने वाले वो भी साथ में आए थे और सदस्य जो उनके साथ में बेचने आने वाला था वो भी आए थे, लेकिन माँ को समझाने का प्रयत्न भी करने लगे। लेकिन अंत में ये कहा कि मैंने इस घर की शहतीर तक ईंट चढ़ाई है, तुम्हारे पिता ने कितनी उमंगों से बांधा है, इसलिए मेरे मर जाने के बाद भगवान करे कि तुम लोग महल बनो, परंतु यह घर तो, मतलब कि लेखक और उनके जो बेचने वाले और खरीदने वाले थे, कि सभी लोग आकर अंत में दोबारा समझाने का भी प्रयत्न करते, लेकिन माँ टस से मस नहीं होती और ये भी कहती है जब तक मैं जीवित हूँ तब तक उसे मत बेचो, भले ही फिर आप उस जगह पर जाकर दूसरे बड़े बड़े महल बनाओ, लेकिन ये घर जब तक मैं जीवित हूँ नहीं बनाओगे। छोटा भाई समय की नज़ाकत को समझ गया था और उसने जो, क्योंकि छोटे भाई जो थे वो खरीदार को, ग्राहक को लेकर आए थे और समझाने का भी प्रयत्न किया, लेकिन जब माना कि माँ अब नहीं मानने वाली है, तो लेखक के छोटे भाई ने भी उस जगह को छोड़कर, जो ग्राहक खरीदने वाला था घर, उससे भी वहाँ से लेकर लेखक के छोटे भाई चले जाते और उनसे ये कहा गया कि अब फिलहाल हम ये घर नहीं बेचने वाले, लेकिन आप कुछ समय तक रुक जाइए, लेकिन हाँ एक हम अवश्य आपसे कहेंगे कि जब भी ये घर बेचने के बारे में हम सोचेंगे हम आपको ही देंगे। तो इस प्रकार से लेखक और लेखक के परिवार के, उनके भाई लोगों ने ये तय किया कि अब जब तक माँ जीवित है घर नहीं बेचा जाएगा। और ये बात तय होने के बाद कि फिलहाल घर नहीं बेचा जाएगा, तो ये बात से जैसे घर के सभी सदस्यों के दिल से एक पत्थर था वो हट गया हो और दिल अब सरल हो गया हो, जो भावुकता थी, जो एक डर था वो अब हट गया हो और सबके दिलों में अब चैन की सांस आ रही थी कि चलिए कम से कम माँ की याद को सुनकर, उनकी बातों को सुनकर, उनकी भावुकता को देखकर फिलहाल घर नहीं बेचा जाएगा। और माँ की बात को न बेचने वाली बात लगभग तमाम लोगों ने स्वीकार लिए और ये बात सुनकर शायद घर के सभी लोग ने, उनको प्रसन्नता भी हुई होगी। तो देखिए हमने पूरे पाठ में ये देखा कि सब कुछ तय होने के बावजूद, अच्छे दाम मिलने के बावजूद, जिस घर में भले देखने में शायद वो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जहाँ पर प्रेम हो, यादें हो, संस्मरण हो, अच्छे बुरे प्रसंग या अपने बुजुर्गों की यादें जुड़ी हो, ये घर घर न होकर यादें हो जाता है, एक बहुत बड़ी धरोहर माना जाता है और इसलिए उसे नहीं बेचना चाहिए। तो इस पाठ में जो गुजराती में लिखा था, लेकिन हिंदी में डॉक्टर आलोक गुप्ता ने इनका हिंदी अनुवाद किया था। इस पूरे पाठ में हमने देखा है कि घर जहाँ पर रिश्ते होते, जहाँ पर अपने लोग होते, जहाँ पर प्रेम मोहब्बत से लोग रहते, जहाँ पर सारी यादें होती, वही घर होता है। भले वो दिखने में शायद छोटा हो, जर्जरित होता हो, लेकिन घर आखिर घर होता है। और यही बात लेखक ने यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया है। यहाँ पर जो दोस्तों जो टिप्पणी या शब्दार्थ लिखे, उसमें आप जो व्याकुल है, व्यग्र ये लिखेंगे, उलाहना ये लिखेंगे, तह शहतीर ये भी आप लिखेंगे। स्वाध्याय में आप 1 से 4 जो है वो सभी आप लिखेंगे विकल्प के रूप में। जहाँ पर एक एक वाक्य के जो प्रश्न है उसमें पहले नंबर का प्रश्न और तीसरे नंबर का जो प्रश्न है उसे भी आप लिखेंगे। 2-3 वाक्य वाले प्रश्न में लेखक ने दूसरे नंबर का जो प्रश्न है 2-3 वाक्य में वो आप लिखेंगे। 5-6 वाक्यों में लेखक ने घर इसमें जो लिखा है उसकी बजाय पर आप घर
पाठ का शीर्षक समझाइए। ये प्रश्न आप 500 वाक्य, ये जो चौथा नंबर का है उसकी जगह पर आप सविस्तार में ये प्रश्न लिखेंगे कि घर पाठ का शीर्षक समझाइए। बाद में है जो 5वां आशय स्पष्ट करो, उसमें आप दूसरे नंबर का लिखेंगे। और जो 6ठे नंबर में है तीनों के तीनों जो विकल्प है ये भी लिखेंगे। तो इस पाठ में हम इतने सारे प्रश्नों की चर्चा करेंगे और साथ में एक निबंध भी लिखेंगे कि मैं और मेरा बचपन। धन्यवाद।